की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। मोहम्मद हारून की हत्या की खबर सामने आ रही है। चाकू से गोद करके हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लावारिस स्थिति में लाश मिली है मनु आपुल के, जो कहा कि घटना सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक मोहम्मद हारून आरटीआई कार्यकर्ता था। चनपटिया थाना के बनकट पुराना वार्ड 2 नंबर का रहने वाला था। मोहम्मद हारून जमीन माफिया के खिलाफ आरटीआई फाइल कर चुका था। तो बेतिया से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हत्या की गई है। मोहम्मद हारून की हत्या कर दी गई है, जो आरटीआई कार्यकर्ता था। बताया जा रहा है कि लावारिस स्थिति में उसकी लाश मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बता दें कि चनपटिया थाना के बनकट पुराना वार्ड 2 नंबर का रहने वाला मोहम्मद हारून बताया जा रहा है, जो जमीन माफिया के खिलाफ आरटीआई फाइल कर चुका था। कटिहार में आपसी रंजिश में एक युवक को उसके साथियों ने ही गोली मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के नया टोला फुलवारी मोहल्ले की है। घायल युवक प्रीतम की उसकी दोस्तों के साथ बहस हो गई, जिसके बाद गोली चल गई। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। यही घटी कि हम और राजीव मंडल बात कर रहे हैं और उसी समय इसको फोन आया कि हमको गोली लग गया। प्रीतम नाम है लड़का का। उसी में फोन आ गया क्या कि हमको गोली लग गया। अब वहाँ से हम लोग दुर्गा स्थान चौक से यहाँ आए, तो यहाँ आया तो आया आने के बाद तब फिर उसको दिए ट्रीटमेंट में। यहाँ से बोले कि यहाँ तो ऑपरेशन होगा नहीं, जाना होगा मेडिकल कॉलेज। तब मेडिकल कॉलेज अभी लेके गए। कहाँ लगा गोली? पीछे माथा में। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बाइक लूट के दौरान युवक को गोली मार दी गई। बदमाश बाइक छीनकर फरार हो गए। बाजार से घर लौटने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। घायल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटकाही पोखर के पास की घटना सामने आई है। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां बाइक लूट के दौरान युवक को गोली मारी गई है। युवक घायल है, इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इटकाही पोखर के पास की घटना सामने आई है। रांची के मेन रोड स्थित डेली मार्केट सब्जी और फल मंडी में भीषण अगलगी की घटना हुई। इसमें करीब 200 दुकान जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। मंडी में लगी आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर से भी नजर आ रही थी। अगलगी की घटना से मंडी के आसपास अफरा-तफरी मची रही। लोगों ने पहले अपने स्तर से आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और देखते ही देखते करीब 200 दुकान जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर कोतवाली डीएसपी के साथ कई पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जताई जा रही कि फायर ब्रिगेड से आग लगी होगी। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। हम लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। उस क्रम में कुछ दुकानें कई सारे दुकान में आग भी लग गई है, लेकिन अभी हम लोगों ने काबू पा लिया है और सारा फायर ब्रिगेड भी बुला लिए हैं। अभी कंट्रोल में है। फिर भी हम लोग जो बचे हुए हैं उसको भी हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा पूंजी खत्म हो गया। पूरा क्या होगा उसके लिए तो हम लोग को जो है कुछ करना होगा, मिल माल करके या सरकार से भी उम्मीद लगाए हुए हैं हम लोग कि सरकार भी मदद करे सबको, ताकि जितना भी गरीब लोग है सब रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। ऐसा लोग का दुकान है पूरा। बड़ी खबर कटिहार से, जहां मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान चिंगारी से आग लगने की अनुमान है। हालांकि कई लोग खाना बनाने के दौरान भी आग लगने की आशंका जता रहे हैं। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कटिहार की, जहां पर यह भीषण अगलगी की घटना सामने आई। कई लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं जिस वजह से आग लगी है। कोई ये कह रहा है कि आग तापने के दौरान चिंगारी निकली, उससे आग लगी, तो कोई कह रहा है कि खाना बनाने के दौरान यह आग लग गई। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज में कृष्णानंद स्टेडियम में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। हाथ में देसी कट्टा लेकर बारबलाओं ने ठुमके लगाए। साथ ही स्टेडियम के भीतर हर्ष फायरिंग भी की गई। कृष्णानंद स्टेडियम में हर साल गुलगुलवा समाज के लोगों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है। कल रात भी यहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जा रहा था।
इस कार्यक्रम में डांसर्स ने जोरदार ठुमके लगाए। डांसर्स ने पिस्टल लेकर स्टेज पर फायरिंग भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स डांसर के हाथों में पिस्टल दे रहा है, फिर डांसर उसी के ऊपर पिस्टल तान देती है। रात भर ठुमके लगते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली मामले में एसएलपी की तैयारी है। 1 से 5वीं क्लास के बीएड शिक्षकों का यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार है। बहाली को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। छठे चरण में बहाल 22,000 बीएड शिक्षकों का बचाव करेगी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में 1 से 5वीं में बहाल बीएड शिक्षकों को अयोग्य बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को नियुक्ति मामले में फिर से काम करना होगा। आदेश के बाद बहाल शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी को नौकरी जाने का डर सता रहा है। शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि बहाल शिक्षकों की नौकरी जाए। तो शिक्षक बहाली मामले में खास करके बीएड शिक्षकों को लेकर के अब पूरा मामला है, जिसको लेकर के एसएलपी की तैयारी है और बीएड शिक्षकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। बहाली को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और राज्य सरकार चाहती है कि जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उनकी नौकरी बनी रहे। बता दें कि ऐसे 22,000 बीएड शिक्षक हैं जिनका बचाव राज्य सरकार करेगी। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में 1 से 5वीं में बहाल बीएड शिक्षकों को अयोग्य बताया था और इसी के खिलाफ राज्य सरकार अब शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट जाएगी। रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रजनीश, संख्या काफी ज्यादा है इन बीएड शिक्षकों की और अब राज्य सरकार ने तैयारी की है कि एसएलपी दाखिल की जाएगी। किस तरीके से राज्य सरकार समर्थन कर रही है इन 22,000 बीएड शिक्षकों का? देखिए, हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि बिहार में जितने भी 1 to 5 में बीएड जो शिक्षक बहाल हुए हैं, खासकर छठी चरण में, वो अयोग्य हैं, क्योंकि जो 1 to 5 में जो मानक है उसमें डीएलएड ही योग्य होते हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद खलबली मच गई थी और शिक्षा विभाग में एक तरह से चर्चा भी शुरू हो गई थी। ये आदेश भी दिया गया था कि अब नए सिरे से राज्य सरकार को जो शिक्षक हैं उनकी बहाली करनी होगी, यानी 22,000 जो शिक्षक बहाल हुए थे उनकी नौकरी जो है खतरे में। इस बीच जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसको लेकर जो सरकार के महाधिवक्ता हैं पीके शाही, उनसे सरकार ने मंत्रणा भी ले ली है और कुल मिलाकर ये कहें 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आएगी और कुल जो 22,000 जो छठे चरण के जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनको बचाने में राज्य सरकार जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये शिक्षक बहाल हुए हैं। राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की जो संख्या है उसको बराबर करने में सरकार जुटी हुई है। ऐसे में अगर शिक्षक अगर हटाए जाते हैं तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां साइबर अपराधियों का कारनामा सामने आया है। डीएम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया इन लोगों ने। फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया गया। डीएम नवल किशोर चौधरी ने अपील की है कि लोगों को सावधान रहने की उन्होंने बात कही है। फेक फेसबुक आईडी से सावधान रहे, ये डीएम ने जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो साइबर सेल की भी टीम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो गोपालगंज से ये खबर बता रहे हैं, जहां डीएम नवल किशोर चौधरी की फेक आईडी बनाई गई है फेसबुक पर। जानकारी ये मिल रही है कि साइबर अपराधियों ने यह कारनामा किया है। फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया गया है। वहीं डीएम नवल किशोर चौधरी ने अपील की है कि लोग सावधान रहें। फेक फेसबुक आईडी से सावधान रहने की बात डीएम ने की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके साथ साथ साइबर सेल की टीम भी छानबीन में जुटी हुई है। ईडी की ओर से जारी छठे समन के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा है कि उन्हें बार बार किस केस में समन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें उनसे पूछताछ की जानी है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ईडी को 30 नवंबर 2022 को हलफनामा के जरिए अपनी सारी चल अचल संपत्ति की जानकारी दे चुके हैं। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए अब तक 6 समन जारी हो चुके हैं, पर इनमें से किसी भी समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए।
और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां धीरज साहू पर आयकर की दबिश जारी है। धीरज साहू के आवास पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 8वें दिन भी आयकर विभाग की जांच लगातार जारी है। कल जियो सर्विलांस से कैंपस की जांच की गई। जमीन में कैश गहने छिपाने का भी शक है। छिपे धन की खोज के लिए तकनीक है और उस तकनीक का भी सहारा आईटी की टीम ले रही है। तो आयकर की दबिश लगातार जारी है और धीरज साहू के आवास पर यह छापेमारी आज भी जारी है। 8 दिन हो गए और 8 दिन से लगातार आयकर विभाग की जांच चल रही है। कल जियो सर्विलांस से कैंपस की जांच की गई, जिसमें जमीन में कैश गहने छिपाने का शक भी टीम को है। छिपे धन की खोज के लिए तकनीक है और उस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बड़ी खबर बांका से, जहां बैंक से बिना लोन लिए सैकड़ों महादलितों को ऋण चुकाने का वारंट जारी कर दिया गया है। आरोप है कि लगभग 400 महादलितों में से 2 को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। बाराहाट प्रखंड के खड़हरा पंचायत में 24D स्थित महादलित टोले में गिरफ्तारी के डर से अधिकांश पुरुष घर छोड़कर फरार हो गए हैं। गांव में केवल महिलाएं ही बची है। महिलाओं को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। महिलाओं का कहना है कि लगभग 10 साल पहले कुछ लोगों ने सरकारी अनुदान के नाम पर 5-5 हजार रुपए देकर कागजात लेने की बात कही थी। उन्होंने 5-5 हजार दिया, लेकिन उन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 50-50 हजार का KCC लोन पास करा लिया गया, जिसकी वसूली के लिए अब बैंक वाले कार्रवाई कर रहे हैं। पहले नोटिस और अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लोन था खेती करने के लिए, KCC जेल जी था। अच्छा, ये कब लोन लिया गया था? लगभग 13-14 में सबको मिला था। अच्छा, तो अब क्या इसमें प्रोसेस हुआ है? इसमें प्रोसेस यही हुआ है कि जो दिए हैं, चलो उनका ठीक है, उनको तो नोटिस मिल गया है। जिनको जो नहीं दे पाए हैं उनको बैंक आगे कार्रवाई की है और जो सर्टिफिकेट केस होता है वही दायर हुआ। असने का कोई आदमी यहाँ आये कल का के अनुदान लोन मिली। कौन आदमी? पंकज चौहान। अच्छा। सीधौन का। अच्छा, तो वे बोले कि अनुदान छे पैसा चाहे फ्री में लो सरकार दे रही चाल, तो हम मुसहर का आधार बाबू हम चलो गेलिए, सब चल गए। तो हमरा सनी के ना यहाँ टिप ले ना दस्खत ले हमरा सनी घर या पैसा दिले बेटा। घर आके पैसा दिया? हाँ, घर आया। कितना पैसा दिया? वहाँ केकरो 5,000 केकरो 4,000 यहाँ रंग करके दिला छे। पैसा दिला छो लोने का 5,000 करी का, वहाँ पैसा ना चुकती कर लखो, वहाँ पकड़ी के ले गेलो छो। घरों में जे छलो बोला टका दिला छो लोन कहीं का। हम कितना पैसा दिया? 6,000 करी। कौन दिया था? दिला छो पंकज चौहान, यहाँ लोन दिला छो दामोदर चौहान। दामोदर चौहान कहाँ का रहने वाला है? दामोदर चौहान छो 24D का और रोहिणी छो सिधौन का। सिधौन का। अब लोन के पीछे की कहानी को समझते हैं। बताया जाता है कि बाराहाट प्रखंड के बबनगामा पंचायत स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में साल 2013 में तकरीबन 900 लोगों को 50-50 हजार लोन दिया गया था। सभी को KCC के तहत लोन दिया गया था। बैंक अधिकारियों का दावा है कि समय समय पर सभी ऋणधारकों को मामले की जानकारी देते हुए ऋण की वापसी के लिए सूचित किया जाता रहा। बावजूद इसके ऋणधारकों ने बैंक से लिए गए रुपए की वापस नहीं की, जिसके बाद तय समय सीमा के बाद सभी ऋणधारकों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया गया। दूसरी तरफ सोमवार को जैसे ही बैंक की शाखा खुली, वहां पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए, जिनके खिलाफ कथित रूप से बैंक की ओर से ऋण मुहैया कराया गया था। बैंक की शाखा पहुंचे लोगों का आरोप था कि उन्हें बैंक से जारी किए गए ऋण की कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्होंने कभी किसी भी प्रकार का ऋण लिया है। बावजूद उनके खिलाफ वारंट लेकर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। अब देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद से कई सवाल भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिचौलियों ने बैंक की मिलीभगत से ये पूरा खेल किया? सवाल ये भी है कि ऋणधारकों को लोन की जानकारी क्यों नहीं? और सवाल ये भी कि बिना लोन लिए बैंक ने कोर्ट से वारंट कैसे जारी कराया? सवाल ये भी है कि क्या विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा और सच सामने लाएगा? उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पटना में भी ठंड का असर देखा जा सकता है। लोग अपने घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में तापमान में अभी और गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ने वाला है।
पटना से मौसम को लेकर ताज़ा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के कई जिलों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और तापमान नीचे गिरने से ठंड का असर भी काफी देखा जा रहा है। और इस वक्त हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे लोग सुबह सुबह में जॉगिंग कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल के अपने ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी करके निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघव प्रसाद। राघव, ठंड की क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है और ठंडा होना चाहिए, कम से कम चैन से तो सो सकता है कोई भी। अच्छा, ठंड में चैन से सोना है। हाँ। और अब पूरा बचाव करके निकले हैं नहीं? हाँ, तो ठंडा मार देगा तो फिर क्या करेगा। ठीक है, चलिए, तो ठंड मार देगा तो क्या करेंगे, यही स्थिति कमोबेश कई जगह देखी जा रही है। और चूंकि बिहार के कई जिलों में तापमान काफी नीचे चली गई है, जिसके वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में तापमान में अभी और गिरावट आएगी, जिससे ठंड काफी बढ़ जाएगी। और मौसम विभाग के माने तो जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से भी बिहार के, उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर देखा जा रहा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है और कई जिलों में कुहासे का असर भी काफी देखा जा रहा है और वाहन भी काफी धीमे धीमे चल रहे हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में ठंड का असर अभी और बढ़ने वाला है, तापमान में और गिरावट आएगी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर घर से आप बाहर निकलते हैं तो ठंड से बचने का पूरा उपाय कर लीजिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भागलपुर में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ गई है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ते ठंड को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिस वजह से जो ठंड है वो बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं ठंड के बढ़ोतरी के साथ साथ अब लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा कनकनी बढ़ा दी है। कोहरे का यह कहर देखिए, थमा हुआ यह शहर देखिए। कोहरे का यह कहर देखिए, थमा हुआ यह शहर देखिए। तो शहर जो रफ्तार पकड़ ली थी ना, उसको थोड़ा रफ्तार को कम करने के लिए ये ठंड आना जरूरी, नहीं तो अभी हम लोग की तादाद दुगनी होती, हाफ हो गई है। तो किस तरह से अब ये जनजीवन पर प्रभाव डालेगा? नहीं, जनजीवन तो देखिए, गर्मी भी जरूरी है और ठंडा भी जरूरी है और बरसात भी जरूरी है। सिर्फ गर्मी रहेगा तो लोगों का जनजीवन ज्यादा गड़बड़ होगा। सिर्फ वर्षा रहेगी तो गुवाहाटी आसाम बन जाएगा। बिहार एक वैसा अच्छा जगह है जहां हर चीज का अनुभव होता है, गर्मी भी, बरसात भी, ये भी। तो दिनचर्या पर प्रभाव डालेगा? दिनचर्या पर प्रभाव, काम करने की क्षमता अभी बढ़ जाती है लोगों की। गर्मी में काम करने की क्षमता घटती है। सिल्क सिटी में जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है और पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। बिहार सरकार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार सरकार आज निवेशकों को लुभाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। ये समिट 2 दिन तक चलने वाला है, जिसमें निवेशक और बिहार सरकार के प्रतिनिधि सवाल जवाब करेंगे। इस आयोजन में देश विदेश के 600 निवेशक पहुंचेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है और बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है, जिसका नाम है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। ये इस समिट में देश और विदेश के लगभग 600 निवेशक पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है, बिहार सरकार के लिए एक बड़ा मौका होगा जब बिहार में निवेश के लिए इतनी बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचेंगे, जिसमें देश के कई नामी गिरामी कंपनी के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इस बिजनेस समिट से बिहार सरकार को भी काफी उम्मीद है और बिहार सरकार ने उम्मीद जाहिर की है कि बिहार में वो तमाम सहूलियत निवेशकों को देंगे जो निवेश के लिए जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, आज ज्ञान भवन में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और इस समिट में 2 दिनों तक निवेशकों को बिहार सरकार बताने की कोशिश करेगी कि बिहार में वो किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। और 2 दिनों तक ये सत्र चलेगा। पहले सत्र में टेक्सटाइल एवं लेदर सत्र होगा, जिसमें जो समीर महासेठ हैं, जो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो निवेशकों को बताएंगे और निवेशक भी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और इसके अलावा
दूसरा फूड प्रोसेसिंग सत्र होगा, जिसमें बिहार के जो विकास आयुक्त विवेक सिंह वो बताएंगे कि बिहार में इस सेक्टर में कितनी उम्मीदें हो सकती हैं, बिहार सरकार को उम्मीद है, और कितना निवेशकों को फायदा हो सकता है। तीसरा सत्र होगा जनरल मैन्युफैक्चरिंग सत्र, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं वो बताएंगे कि भाई बिहार में क्या कुछ निवेशकों के लिए बिहार सरकार कर सकती है और निवेशक कहां कहां निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो सत्र होगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सत्र, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो निवेशकों को बताएंगे। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार की बड़ी कोशिश है, और बिहार सरकार की बड़ी कोशिश इस मायने भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इसके पहले भी निवेशकों के लिए कई बार ऐसे समिट बुलाए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार को सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने पूरी कोशिश की है कि निवेशकों को हर वो संभव भरोसा दिलाया जाए कि बिहार में निवेश कीजिए, ताकि बिहार में निवेश होगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा और निवेशकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर सिवान से, जहां बिहार यूपी का बॉर्डर पर थरनी छापर चेकपोस्ट पर और श्रीकरपुर चेकपोस्ट के पास पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ठंड और कुहासा की आड़ में शराब की तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई है। एसपी ने चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यूपी की ओर से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। शराब तस्करी को लेकर सिवान पुलिस बॉर्डरिंग इलाका में पूरी तरह से एक्शन में है। चूंकि ठंड और कुहासा की वजह से जो शराब कारोबारी है वो सीमावर्ती इलाका होने के नाते यूपी से शराब की खेप सिवान सहित बिहार में लाते हैं। ऐसे में सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि आप बॉर्डरिंग इलाके में वाहन की सघन तलाशी करें, साथ ही साथ जो भी सिवान जिले में थाना क्षेत्र है उसमें सघन तलाशी करें ताकि शराब की खेप को जब्त की जा सके। जिसको लेकर सिवान एसपी द्वारा बॉर्डरिंग सहित तमाम थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वो लोग अपनी क्षेत्र में एक्टिव रहे ताकि शराब की कोई भी खेप सीमावर्ती इलाका होने के नाते सिवान में प्रवेश नहीं करे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।